हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 से 13 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को पढ़ते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो अभी जनवरी 2026 से शुरू होने वाले कार्यकाल 2026-2027 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों को चुना गया है। ये देश 1 जनवरी सन 2026 से अपने 2 वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लात्विया, लाइबेरिया। ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2025 में निर्वाचित हुए थे और उनका अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्यकाल जनवरी सन 2026 से दिसंबर सन 2027 तक रहेगा। ओके, इस 5 देशों का आप नाम याद रखेंगे, जिनके कार्यकाल की अगर बात करें, यानी कब से कब तक इनका कार्यकाल रहेगा, तो जनवरी सन 2026 से दिसंबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सन 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 10%। और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य फ्रेंड्स साल 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% कम करना और सन 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। ओके, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब हम लोग भारत के आगामी लक्ष्य को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विकसित भारत का लक्ष्य भारत को सन 2047 तक एक विकसित और खुशहाल बनाने का लक्ष्य है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य सन 2070 तक, लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य सन 2027 तक, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य सन 2040 तक, भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक, परमाणु ऊर्जा क्षमता को लाख मेगावाट बनाने का लक्ष्य 2047 तक, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक, और भारत सरकार ने सन 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। ओके, अगला प्रश्न है, 4 जनवरी सन 2026 को दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उत्तर प्रदेश। तो अभी जनवरी सन 2026 में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोली गई है और इसे फिर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया। ओके, और यह लाइब्रेरी राज्य का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय है, जिसमें 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें हैं और इसे समावेशी शिक्षा और दिव्यांग सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। ओके, स्थान याद रखेंगे, यानी कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है या इसका उद्घाटन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और किस संस्था में? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ने और अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए खोला गया है। और प्रारंभ तिथि की बात करें तो इसे सन 2026 में वर्ल्ड ब्रेल डे के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किसने विकसित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे।
तो अभी जनवरी 2026 में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित किया। आपको बता दें, ये स्टेशन देश भर में मौसम की निगरानी को मजबूत करेगा और इसे फ्रेंड्स फरवरी से दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। और मिशन मौसम योजना के तहत फ्रेंड्स इन स्टेशनों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सटीक पूर्वानुमान के लिए डेटा की कमियों को दूर करना इस मिशन का उद्देश्य है। ओके, तो अभी आपको ध्यान में रखना है, जनवरी 2026 में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी PS गिरिशा। तो अभी जनवरी 2026 में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक के पद पर PS गिरिशा को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, PS गिरिशा यह आंध्र प्रदेश कैडर के 2012 बैच के अधिकारी हैं और इनकी नियुक्ति को फ्रेंड्स कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। ओके, अब केंद्रीय रेशम बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में हुई थी और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 के तहत। ओके, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अगर यह आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, यह वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है और केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। तो अभी इस प्रश्न में आपको इनका नाम ध्यान रखना है, PS गिरिशा को, जिन्हें बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी सन 2026 को किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी उर्मिला सत्यनारायण। तो अभी 3 जनवरी 2026 को भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को चेन्नई में संगीत अकादमी में 19वें नृत्य महोत्सव के दौरान नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ओके, और किसके द्वारा यह इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। और आपको बता दें, यह सम्मान चेन्नई स्थित द म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है, उर्मिला सत्यनारायण, जिन्हें नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी सन 2026 को भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित जिला अदालत कौन सी बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी कलपेट्टा जिला न्यायालय केरल। तो अभी जनवरी सन 2026 में भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित यानी फुल्ली पेपरलेस जिला अदालत केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा बनी है। ओके, और यहाँ के फ्रेंड्स सभी जिला न्यायालय अब मुकदमे की आरंभिक फाइलिंग से लेकर अंतिम निर्णय तक पूरी तरह से डिजिटल मोड में कार्य करते हैं, जिससे कागजी दस्तावेजों का उपयोग पूरी तरह से अब समाप्त हो गया है। ओके, और इस परिवर्तन को फ्रेंड्स 6 जनवरी सन 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वर्चुअली रूप से इसे लॉन्च किया और इसके तहत फ्रेंड्स कलपेट्टा जिला न्यायालय पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली पर आधारित पहला जिला अदालत बन गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में लागू 2 बच्चों के नियम को समाप्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी तेलंगाना। तो अभी जनवरी सन 2026 में तेलंगाना राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए लागू 2 बच्चों का नियम आधिकारिक रूप से अब समाप्त कर दिया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, पहले 2 से अधिक बच्चे वाले लोग पंचायत या स्थानीय निकाय चुनाव में नहीं लड़ सकते थे और अभी जनवरी 2026 में
तेलंगाना सरकार ने यह नियम हटाकर सभी को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य स्थानीय निकाय चुनावों में अधिक समावेशिता और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना है। ओके, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए लागू 2 बच्चों का नियम आधिकारिक रूप से समाप्त किया है, तो आपको राज्य का नाम याद रखना है तेलंगाना। अगला प्रश्न है 5 जनवरी सन 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो इसे रोक लगाया है बांग्लादेश ने, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स 5 जनवरी सन 2026 को बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL सन 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। आपको बता दें यह कदम उस विवाद के बाद लिया गया जिसमें बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR की टीम ने उन्हें बाहर कर दिया था, जिससे तनाव का माहौल बढ़ गया था। ओके, इसी के बाद बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL सन 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी। अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनने के लिए किसने ग्लोबल पहल शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी डॉक्टर एस जयशंकर। तो अभी जनवरी सन 2026 में दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए ग्लोबल पहल की शुरुआत भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। और उन्होंने फ्रेंड्स IIT मद्रास के लिए IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पहल लॉन्च की। इसका उद्देश्य इसे वैश्विक स्तर पर स्थानांतरित करना और दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय IIT बनाना है। तो अभी दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनने के लिए ग्लोबल पहल की शुरुआत किसने की है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में रेडियो संगम सामुदायिक रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर के किस जिले में शुरू किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी राजौरी। तो अभी जनवरी सन 2026 में रेडियो संगम सामुदायिक रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शुरू किया गया। यह स्टेशन LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास केरी गांव में स्थापित किया गया है ताकि सीमावर्ती इलाकों में विश्वसनीय जानकारी और स्थानीय आवाज को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है जनवरी सन 2026 में केंद्र सरकार ने लोहित नदी पर स्थित कलई सेकेंड जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो अभी केंद्रीय सरकार ने जनवरी सन 2026 में लोहित नदी पर स्थित कलई सेकेंड जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी है। यह 12,000 मेगावाट क्षमता की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में प्रस्तावित है और इसे पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। ओके, तो अभी आपको इस परियोजना का नाम याद रखना है, कलई सेकेंड जल विद्युत परियोजना। किस नदी पर यह मंजूरी दी गई है? तो लोहित नदी पर। और राज्य का नाम याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, जिला अंजो जिला। और प्रस्तावित क्षमता की अगर हम बात करें तो लगभग 1200 मेगावाट। इसे विकसित किया जाएगा THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा। और अनुमानित कुल लागत की अगर हम बात करें तो लगभग 14,176 करोड़ रुपए इसकी कुल अनुमानित लागत है। अगला प्रश्न है 5 जनवरी सन 2026 को 67 वर्ष की आयु में मनोज कोठारी का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी बिलियर्ड्स। तो अभी 5 जनवरी सन 2026 को 67 वर्ष की आयु में मनोज कोठारी का निधन हो गया। उनका संबंध बिलियर्ड्स खेल से था और वे फ्रेंड्स एक पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन थे जिन्होंने 1990 में यह खिताब जीता था। ओके, और आपको बता दें उन्हें फ्रेंड्स सन 2005 में
ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके, तो उनका संबंध किस खेल से था? आपको याद रखना है, बिलियर्ड्स खेल। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को किसे कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी RK श्री राम कुमार। तो अभी 1 जनवरी सन 2026 को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत वायलिन वादक RK श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ओके, इनका नाम आप याद रखेंगे। और अगर हम बात करें संगीत कलानिधि पुरस्कार की, तो यह फ्रेंड्स संगीत कलानिधि पुरस्कार यह भारत का कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ओके, और इस पुरस्कार की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1942 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और यह पुरस्कार संगीत कलानिधि चेन्नई द्वारा प्रदान की जाती है। यह सम्मान कर्नाटक संगीत, नृत्य और वाद्य संगीत के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो अभी आपको फ्रेंड्स इस प्रश्न में इनका नाम याद रखना है, RK श्री राम कुमार, जिन्हें अभी 1 जनवरी सन 2026 को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी सन 2026 को किस देश का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन सही जाएगा सी, यानी म्यांमार। ओके, तो आपको बता दें फ्रेंड्स, म्यांमार को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासक से स्वतंत्रता मिली थी और अभी 4 जनवरी सन 2026 को इसका 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोदी को अपने नौसेना के बेड़े में शामिल किया है? यहाँ पर प्रश्न टाइप में मिस्टेक हो गया है। ओके, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी चीन। तो अभी फ्रेंड्स चीन ने यह नया टाइप 052D गाइडेड मिसाइल लोदी अपने नौसेना के बेड़े में से शामिल किया है। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 6 जनवरी। तो अभी विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2026 6 जनवरी सन 2026 को मनाया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह दिवस हर साल 6 जनवरी को विश्व भर में युद्ध के कारण माता पिता को खो चुके बच्चों के प्रति जागरूकता फैलाने, उनके संघर्षों और सहायता के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तिथि आपको याद रखना है 6 जनवरी को। और इस दिवस के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों के मुद्दे पर जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी सन 2026 को सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमेन नामक व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है अपना भारत। ओके, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी सन 2026 को GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी एस प्रकाश। यानी फ्रेंड्स अभी हाल ही में एस प्रकाश को 7 जनवरी सन 2026 को GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी सन 2026 को चमड़ा निर्यात परिषद यानी काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया रमेश कुमार जुनेजा को, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी सन 2026 को विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके उद्घाटन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसका उद्घाटन
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। और स्थान भी आप याद रखेंगे कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। कब इसे लॉन्च किया गया यानी इसका उद्घाटन किया गया, तो तारीख भी आपको याद रखना है 5 जनवरी सन 2026 को। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी आंध्र प्रदेश। तो अभी फ्रेंड्स, जनवरी 2026 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने आंध्र प्रदेश राज्य में बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर यानी NH544G के निर्माण कार्य के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। राज्य का नाम आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और इस परियोजना के अगर हम नाम की बात करें तो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, ओके, इस परियोजना का नाम है। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस स्थान पर भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी भुगतान नियामक बोर्ड की जनवरी 2026 में पहली बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित की गई, और इस बैठक की अध्यक्षता फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की है। यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में कैलामरिया मिजोरमेंसिस नामक नए रीट सांप प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इस नई रीट सांप प्रजाति की खोज मिजोरम राज्य में की गई है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कारशाला नामक शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी असम। तो अभी फ्रेंड्स, जनवरी सन 2026 में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कारशाला नामक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत यह असम राज्य में की गई है, और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा, नैतिक संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ना इस शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो अभी राज्य का नाम आपको याद रखना है असम, जहां पर 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कारशाला नामक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 यानी प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी चीन। तो अभी जनवरी सन 2026 में भारत सरकार ने चीन के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा शुरू किया है। यह नई वीजा श्रेणी फ्रेंड्स चीनी व्यवसायियों को भारत में निवेश, उत्पादन, स्थापना, चलाने और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आसान प्रवेश प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में सिद्धारमैया किसके कार्यकाल को पार करके कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही विकल्प है बी यानी डी देवराज उर्स। तो अभी 78 वर्षीय कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने 7 जनवरी सन 2026 को डी देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव हासिल किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, देवराज उर्स ने 2 कार्यकाल 1972 से 1977 और 1978 से 1980 में कुल 7 वर्ष 239 दिन सेवा की। और अभी फ्रेंड्स, जनवरी सन 2026 तक सिद्धारमैया का कार्यकाल
डी देवराज उर्स के कार्यकाल से लंबा हो गया है, जिससे सिद्धारमैया जनवरी 2026 में डी देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में नौसेना के लिए विकसित की गई पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को किसने विकसित किया है? तो इसका सही विकल्प है डी यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO। तो अभी पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के डिफेंस लैबोरेटरी जोधपुर द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली फ्रेंड्स विशेष रूप से सैनिकों के लिए दूर दराज और कठिन इलाकों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में सुरेश कलमाडी जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो अभी फ्रेंड्स जनवरी सन 2026 में सुरेश कलमाडी जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक वरिष्ठ राजनीतिक एवं खेल प्रशासक थे, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन ये आपका पूरा गलत है। इसे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, यानी यहाँ पर ऑप्शन में आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अभी फ्रेंड्स जनवरी सन 2026 में डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ्टी सेंटर को एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान ने, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी सन 2026 को पंखुड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स महिला एवं विकास मंत्रालय ने, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, और आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसे फ्रेंड्स केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। तारीख भी आपको याद रखना है, इसे कब लॉन्च किया गया, तो 8 जनवरी सन 2026 को। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी सन 2026 को किसे प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी यानी डॉक्टर एस शक्तिवेल। तो अभी 6 जनवरी सन 2026 को डॉक्टर ए शक्तिवेल को प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इनका नाम आप याद रखेंगे। ओके, और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो सुधीर शेखरी का स्थान लिया है। और इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन यानी अध्यक्ष पद पर। और इन्होंने कब से अपना पदभार ग्रहण किया है, यह तारीख भी आपको याद रखना है, तो 6 जनवरी सन 2026 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो इसका सही विकल्प है डी यानी बेंगलुरु। तो हाल ही में फ्रेंड्स वर्ष 2025 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा बेंगलुरु शहर को दिया गया। बेंगलुरु को फ्रेंड्स वर्ष 2025 के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिससे फ्रेंड्स यह महिलाओं के लिए सबसे अनुकूल, सुरक्षित और समावेशी शहर के रूप में उभर कर सामने आया है। ओके, और यह रैंकिंग फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि यह रैंकिंग किसके थ्रू जारी किया गया है, तो इसे अवतार ग्रुप द्वारा जारी की गई थी, जिसमें फ्रेंड्स 125 शहरों के इसे मूल्यांकन किए जाने के बाद बेंगलुरु को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बेंगलुरु ने फ्रेंड्स सामाजिक और औद्योगिक समावेशन के आधार पर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद फ्रेंड्स चेन्नई और पुणे जैसी शहर
दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डी यानी कतर। इस वर्ष 53वें नए दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री चुना गया है। इसके उद्देश्य की अगर आप बात करें तो भारत और कतर के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक सहयोग को मजबूत करना भी बताया जा रहा है। और एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, स्पेन को फ्रेंड्स इस मेले में फोकस कंट्री चुना गया है। और यह मेला अगर आपसे पूछा जाए कि कब से कब तक आयोजित किया जाएगा तो यह 10 जनवरी से शुरू हुआ है और इसे 18 जनवरी सन 2026 तक आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पर, स्थान भी आपको ध्यान रखना है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में ये आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी सन 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का आदेश दिया है? तो 66 संगठनों से अभी हाल ही में 7 जनवरी सन 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का निर्देश या आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में भारत का पहला समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी तमिलनाडु। तो अभी जनवरी सन 2026 में भारत का पहला समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति यह तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया। यह नीति फ्रेंड्स तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 से है, ओके, जिसका उद्देश्य गहन अनुसंधान आधारित तकनीकों जैसे एआई, बायोटेक, सेमीकंडक्टर आदि के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस नीति का अनावरण किसने किया है तो आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने। और कहाँ पर, तो चेन्नई में आयोजित चौथे इमेजिन टेक्नोलॉजी सम्मेलन में इसे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसका अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो उदय शुभंकर को अभी हाल ही में UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए इसे लॉन्च किया है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए अपना आधिकारिक शुभंकर उदय लॉन्च किया है। उदय फ्रेंड्स नामक यह शुभंकर आधार से जुड़ी सेवाओं की जानकारी को आम नागरिकों के लिए सरल और सुलभ तरीके से समझाने में मदद करेगा। शुभंकर का नाम आप याद रखेंगे उदय, और इसे किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के थ्रू। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आधार सेवाओं की जानकारी को आसान और लोगों के लिए रिलेटेड बनाना। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस भारतीय धावक ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी जनवरी सन 2026 में जिनसन जॉनसन ने, जो भारतीय धावक है, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जिनसन जॉनसन ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और 1500 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हैं। इन्होंने ही अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस हाल ही में 9 जनवरी को मनाया गया, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। इस दिवस के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों, प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मानित करना इस दिवस का उद्देश्य है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रश्न बन रहा है कि यह दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इसी दिन को याद करने के लिए हम
प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में ज्ञान रंजन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है? तो इसे घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 तक दुनिया की सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेल प्रणाली के रूप में किस देश की रेल नेटवर्क को मान्यता मिली है? तो यह मान्यता अपने भारत देश को मिली है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स 1 जनवरी सन 2026 तक भारत के रेलवे नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े विद्युतीकृत रेल नेटवर्क के रूप में मान्यता मिली है, क्योंकि फ्रेंड्स नवंबर सन 2025 तक भारतीय रेलवे ने लगभग 99.2% ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 70,000 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ओके, दो फ्रेंड्स चीन और रूस जैसे देशों से कहीं आगे है और स्विट्जरलैंड दूसरा सबसे अधिक विद्युतीकृत स्तर है, यानी दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान आपको याद रखना है, अपना भारत देश पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी सन 2026 को HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो अभी ईडा लियू को 5 जनवरी सन 2026 को HSBC प्राइवेट बैंक ने CEO के रूप में नियुक्त किया है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रेम प्रकाश, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी AK बालासुब्रमण्यम। तो अभी फ्रेंड्स 1 जनवरी सन 2026 को भारत की परमाणु ऊर्जा नियामक संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में AK बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया और उन्होंने फ्रेंड्स अपना पदभार 1 जनवरी सन 2026 से संभाला है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है और इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है यह भी आपको याद रखना है। तो 1 जनवरी सन 2026 से, और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो डॉक्टर DK शुक्ला का स्थान लिया है, यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2026 में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में किस राज्य को थीम स्टेट चुना गया? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी उत्तर प्रदेश और मेघालय। ओके, इन दोनों राज्यों को अभी हाल ही में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट चुना गया है। और इस मेले की आपको अवधि भी याद रखना है, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है। तो यह 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 31 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है और यह 15 फरवरी तक चलेगा। ओके, थीम स्टेट भी आपको याद रखना है, कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय, और स्थान भी आप ध्यान रखेंगे, सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा, और पार्टनर देश है मिस्र, यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 ने नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध राजस्थान राज्य से, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में 04x डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? यहाँ पर 2026 रहेगा, चलिए आपको PDF में अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? तो यह हरियाणा राज्य में लॉन्च की जाएगी, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में मोरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यहाँ पर सही विकल्प है इसका डी, यानी पश्चिम बंगाल। तो अभी जनवरी सन 2026 में मोरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में रखी गई है। इस समारोह में फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पुल का शिलान्यास किया। ओके, राज्य का नाम पे आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, और स्थान का नाम भी आपको ध्यान रखना है सागर द्वीप मुरी गंगा नदी पर, और इस परियोजना का नाम भी आपको ध्यान रखना है गंगा सागर सेतु, जो लगभग फ्रेंड्स 5 किलोमीटर लंबा पुल यह बनाया जाएगा। और इस पुल की कुल लागत की बात करें फ्रेंड्स तो लगभग 1670 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया? तो इसका दूसरा चरण विशाखापट्टनम में शुरू किया गया, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, स्थान भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और तारीख भी आपको याद रखना है जनवरी 2026, और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे फ्रेंड्स विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव CSR राम द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किसने की? तो इसे एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में माधव गाडगिल का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे या इनका संबंध पर्यावरण विज्ञान से संबंधित था, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन दिल्ली में होगा, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थान आपको ध्यान रखना है भारत मंडपम नई दिल्ली, और तिथि की अगर हम बात करें तो 21 से 23 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजक की बात करें यानी किसके थ्रू इसे आयोजित किया जाएगा, तो भारत निर्वाचन आयोग एवं इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के तत्वाधान में इसे आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी गुणन दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस हाल ही में 8 जनवरी को मनाया गया, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।